ऑपरेशन सिंदूर जो है वाकई एक अन्य आवश्यकता थी या फिर वो एक राजनीतिक जरूरत? नहीं, यह सैन्य आवश्यकता थी क्योंकि जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जा रहा है कि अगर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो यहाँ से हो रहा है। लेकिन जब एक मीडिया दूसरी मीडिया की प्रतिक्रिया में काम कर रहा था उसमें लोग ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध वगैरह के बहुत सारे फर्जी फुटेज भारतीय चैनलों को भेज करके कई लाख डॉलर पैसे कमा लिए थे। तो जो मेजर ठिकाने वहां भारत ने काली 5,000 काली 10,000 की तैनाती कर रखी है कि कहां पर थोक में हमले हो सकते हैं। पहले तो लड़ाई इसी रूप में होगी। रूस ने वही गलती की थी, उसने एक ही साथ यूक्रेन सैनिक भी भेज दिए, थल सेना भी भेज दी, वायु सेना से आक्रमण भी शुरू किया, मिसाइलों से हमला किया। इसमें जो है कुल 18 मिसाइलें लगती है राफेल में, और उसमें मेटेओर मिसाइल रहती है, उसके सामने कोई विमान नहीं आ सकता। और हम लोग जो है ऐसा बना रहे हैं अग्नि 5 को जो 100 मीटर नीचे तक के बंकर को नष्ट कर सकती है। आप कह रहे थे कि ताइवान और तालिबान यही तो हमारे समर्थन देते हैं, ऐसा मतलब ये मजाक? हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल फंटूस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो पर रिएक्शन हम लोग देने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि अब एक साल बीतने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। तो दो महारथी, एक विवेक अग्रवाल और एक पत्रकार महोदय, दोनों के बीच डिबेट चल रही है। और दोनों, जो विवेक अग्रवाल है, बहुत ही अच्छी ढंग से समझाया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भू राजनीतिक और विश्व स्तरीय जो पॉलिटिक्स ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुई और पाकिस्तान का जब प्रोपेगेंडा था उसे कैसे ध्वस्त करने का काम किया गया, ये सब लेकर डिबेट चल रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिंदूर अनजाने संदर्भ। उपाध्याय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है 5V मीडिया में। जी धन्यवाद, नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जितने भी आप लोगों के जहन में सवाल हैं उनके तमाम जवाब आज उपाध्याय जी से हम यहाँ ले रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप हैं तो हिंदी के प्रोफेसर जी, और आप जो है यहाँ पे हमारी जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है उसके हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं जी। और उस नाते से जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य रस और आप दूसरी तरफ बातें करते हैं युद्ध की, दोनों के बीच में आपको टकराव महसूस नहीं होता? कभी कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो जितने बड़े महाकवि रहे, चाहे वाल्मीकि हो, व्यास हो, तुलसीदास हो, सबने युद्धों का भी बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। हमारे यहाँ जो वैदिक ऋषि होते थे उनको हर विषय का ज्ञान होता था, और आलोचक के लिए माना गया है कि वह बहुश्रुत और बहुपठित होना चाहिए, उसको हर विषय का ज्ञान होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैंने, यह मेरा शौकिया विषय रहा है और 1994 से ही इस विषय पर अखबारों में लिखता रहा हूँ। फिर लगातार जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो चैनलों पर भी जब समय मिलता है जाकर के अपनी बातें रखता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उल्टे साहित्य की जो दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, उसके अर्थ खोलने की जो दृष्टि है, वह कहीं न कहीं रणनीति को समझने में भी बहुत काम आती है। और जो बात कही जाती है कई बार उसका अर्थ वह नहीं होता है, तो उसका जो ध्वन्यार्थ होता है या अभिप्रेत अर्थ होता है वह हम लोग निकालना जानते हैं। तो वह कला जो है यहाँ भी काम आती है कि जो बात कही जा रही है उसका मतलब क्या हो सकता है। तो इस दृष्टि से यह एक प्रकार से हमारे लिए पूरक ही है। लेकिन आमतौर पर तो ये माना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बात कही जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं वो अपनी जगह पर हैं। आपने BA में किया हिंदी लिटरेचर में और साथ में अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर आपने जो है वो अध्ययन किया। लेकिन जब बात आती है सैन्य विषयों की या सैन्य विषयों की विशेषज्ञता की, तो उसके लिए डिफेंस में होना जरूरी है, उस तरह की एक्टिविटीज में होना बहुत जरूरी है। आप तो कभी डिफेंस में रहे नहीं, तो इस विशेषज्ञता को हासिल करने के लिए आपने क्या किया और क्या आप स्वयं को सैन्य विशेषज्ञ के रूप में मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप सैन्य विशेषज्ञ हैं? देखिए, PhD और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने के बाद हमने मतलब इस क्षेत्र में भी काफी लेखन कार्य किया, काफी पढ़ना जारी रखा। और कोई भी पूरे विश्व में इस समय जो सुरक्षा की स्थितियां हैं वो जटिल हैं, और कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जिसकी जानकारी हमारे पास ना हो। तो हम इस दृष्टि से अपने को लगातार अद्यतन रखते हैं। हम बहुत सारे सैन्य अधिकारियों और जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी, उनके भी संपर्क में रहते हैं। विश्व भर की जो सैन्य वेबसाइट्स हैं उन पर हम नजर रखते हैं। तो पूरे विश्व में क्या हो रहा है उन तमाम चीज़ों पर हम लगातार अपने को अपडेट करते रहते हैं, अद्यतन करते रहते हैं। तो इस दृष्टि से हमें मतलब कभी भी कोई अड़चन नहीं आती कि जो बताया जा रहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब वही है कि उसका कुछ दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो हमको मतलब इस दृष्टि से कभी कोई वो नहीं हुआ, कोई मुगालता नहीं हुआ और कोई भ्रम नहीं हुआ। और चीज़ों को समझने में मुझे लग रहा है जो साहित्य की समझ है वह सैन्य रणनीतियों को भी समझने में हमारे लिए हमेशा सहायक रही। तो हम उसको अपने लिए एक अतिरिक्त मानते हैं कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अच्छा, ये बताइए कि जो डिफेंस एक्सपर्ट शब्द है उसको मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 सालों में हमारी जो टीवी न्यूज चैनल्स की डिबेट है उसमें बहुत ही हल्का और चिचला कर है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसने मतलब जो सैन्य एक्सपर्ट्स हैं उनकी विशेषज्ञता का स्तर ही गिरा दिया है एकदम? नहीं, कई बार बहस में देखा गया है कि हल्की बातें आ जाती हैं, लेकिन जो वास्तविक रक्षा विशेषज्ञ हैं और सेना के अधिकारी या पूर्व अधिकारी हैं वह लोग हमेशा स्तरीय बातें ही करते हैं। कई बार एंकर की ओर से या पाकिस्तान के जब रक्षा विशेषज्ञ या पत्रकार बैठाए जाते हैं तो उनकी तरफ से कुछ हल्की बातें आ जाती हैं। राजनीतिक विषयों पर आजकल आप देख रहे होंगे कि जो बहस है उसका स्तर बहुत गिर चुका है, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर और रणनीतिक विषयों पर काफी स्तर बना हुआ है। कुछ एक अपवाद आपको मिल जाएंगे कि जहां पर अगर किसी दूसरे देश वाले ने हल्की बात कही तो उसका जवाब कई बार उस भाषा में किसी ने दे दिया होगा, लेकिन यथासंभव रक्षा मामलों में अभी भी गंभीरता बनी हुई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बात कही हो और उसको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट किया, उसको तोड़ मरोड़ करके चैनलों ने पेश कर दिया और कोई परेशानी आया हुई हो, खासतौर से ये डिफेंस या ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में? नहीं, अभी तक तो वैसी बात नहीं हुई। हमने जो कुछ कहा है उसको उन्होंने उसी रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन अगर कोई बात आती है तो उसका जो निराकरण होगा वह भी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो हमने तो पुस्तक में सारे संदर्भ भी दिए हैं कि कहाँ से क्या क्या चीजें उपलब्ध हुई हैं। तो उसमें
रक्षा मंत्रालय से लेकर के विदेश मंत्रालय और जो डिफेंस वेबसाइट्स हैं भारत सरकार की, कहाँ-कहाँ से सूचनाएं मिली, उस सबका विवरण संदर्भ सूची के अंतर्गत पुस्तक में हमने दी है। तो इसलिए जो बात हम कहेंगे वो पूरी तरह से प्रामाणिक ही रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। मैं आता हूं अब ऑपरेशन सिंदूर पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोगों के जहन में तो तमाम सवाल हैं, आपसे भी लोग पूछते ही होंगे, हमारे जैसे पत्रकारों से भी पूछते हैं। हम लोगों ने चूंकि डिफेंस बहुत कवर किया है, आर्मी और नेवी खासतौर से हम लोग कवर करते हैं, एयरफोर्स हम लोगों ने बहुत कम कवर किया है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें अधिकांश हिस्सा एयरफोर्स का ही रहा है उस लड़ाई में, उस झड़प में। तो आपको ये चीज महसूस होती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वाकई एक सैन्य आवश्यकता थी या फिर वो एक राजनीतिक जरूरत थी? नहीं, यह सैन्य आवश्यकता थी, क्योंकि जब हमने अपनी विदेश नीति में यह तय कर लिया है हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति रखेंगे, जीरो टॉलरेंस जिसको कहा जा रहा है, कि अगर कोई आतंकवादी हमला हो रहा है तो जहां से हो रहा है हम वहां पर प्रहार करेंगे। तो आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर अभी तक हम प्रहार करते रहे। पहली बार भारत सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, 23 अप्रैल को जब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई तो उसी में निर्णय लिया इस बार बहावलपुर और बुरीत के जो उनके हेडक्वार्टर हैं हम वहां पर हमला करेंगे। तो पहली बार यह एक रणनीतिक जरूरत थी, और अगर हम हमला नहीं करते तो भारत की छवि जो है कमजोर राष्ट्र के रूप में बन जाती। इसलिए हमने यह दिखाया कि हम आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति पर जो है डटे हुए हैं, और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बल्कि विश्व की 12वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। अगर हम तीसरे चौथे क्रमांक पर हैं तो पाकिस्तान 12वें क्रमांक पर है। आप ये सोचिए कि ईरान जो है 21वें क्रमांक पर है। ईरान को दुनिया की जो पहली सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका है, और इजराइल 9वें क्रमांक की सैन्य शक्ति है, दोनों मिलकर भी पूरी तरह से रौंद नहीं पाए। हमारे सामने एक बड़ी शक्ति से भिड़ना हमारी चुनौती थी। तो भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करने के पहले एक ऑपरेशन और किया था, जिसका नाम ऑपरेशन हल्दी घाटी है। ऑपरेशन हल्दी घाटी 1 मई से 5 मई के मध्य चलाया गया था, और भारतीय सेनाओं ने आपस में सैकड़ों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें छोड़ करके उसको मार गिराने का अभ्यास कर लिया था, जिसके कारण युद्ध के वे वास्तविक माहौल में पहुंच चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो भारतीय सेनाओं के ऊपर जो प्रतिक्रिया पाकिस्तान की ओर से हुई उसके लिए हम पहले से ही तैयार बैठे। आपने पहलगाम का जो जिक्र किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहलगाम जैसी घटना अगर दोबारा हो तो क्या भारत का जवाब इस ऑपरेशन सिंदूर से और भी बड़ा हो सकता है? और निश्चित रूप से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बार बार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर सीडीएस अनिल चौहान और हमारे सेना अध्यक्ष तक कहते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक केवल अल्प विराम लगाया गया, पूर्ण विराम नहीं लगाया गया। तो इस बार जो जवाब होगा वह आर पार का जवाब होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी वह पाकिस्तान उसके बारे में अभी सोच भी नहीं सकता है। हम उस स्तर की तैयारी करके बैठे हैं, और यह कभी भी हो सकता है। अगर वो कोई गलती करते थे, मानकर चलिए कि इस बार का जवाब भारत का पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय जवाब। पर आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरी की पूरी चीज है, इस घटनाक्रम ने, मतलब उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक था वहां से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक, पहले जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी घटना होती थी, कुछ होती थी, उसमें जांच होती थी, उसमें संवाद होते थे, बाकी सब चीजें होती थी। लेकिन अब जो है संवाद के बदले में रणनीतिक और राजनीतिक और सैन्य तीनों तरह के जो है टकराव ने उसको ले लिया है, उसके बदले में चल दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चिड़िया मारने के लिए तोप इस्तेमाल करने वाली चीज हो गई है? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकी हमारे यहाँ आते हैं वह हम भले आतंकी कहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी सेना के कमांडो होते हैं। आपने देखा होगा 7 मई को जब पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो उसमें सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। तो इसलिए वह उनकी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी आतंकी गतिविधियों के रूप में, भारत उसको पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के रूप में ही लेता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने एक और चीज जोड़ दी है कि कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, तो हम युद्ध के रूप में ही अब जवाब दें। शून्य सहिष्णुता वाली नीति तभी सफल हो सकती है। अगर हम करारा जवाब नहीं देंगे तो हमारी छवि जो है, जैसे पहले कमजोर राष्ट्र की बन गई थी कि पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करवाता था और हम निंदा करके रह जाते थे, तो वह छवि कहीं कहीं नया भारत ने तोड़ दी। तो यानी कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक मतलब रिसेंट की जो एक वो थी रणनीति थी या नीति थी, वो हमने औपचारिक रूप से त्याग दी है। हाँ, त्याग दी है, पूरी तरह से बदल गई है। अच्छा, तो इसको अगर हम आतंकी हमले को युद्ध माने तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा, या ये स्थितियां नहीं बन जाएंगी कि ये जो है स्थायी तनाव जो बना हुआ है ये एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाएगा? हाँ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भी एक प्रकार का पूर्ण युद्ध ही था, क्योंकि भारतीय नौसेना ने 24 अप्रैल को अपने पूरे पश्चिमी बेड़े को उतार दिया था अरब सागर में, और हमारे 46 युद्धपोत, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी, और लगभग 8-9 पनडुब्बियां हमारी तैनात थी, और हमने पाकिस्तान के पूरे रास्ते को अरब सागर में ब्लॉक कर रखा। आपने देखा कि भारतीय सेना और बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान की 118 पोस्ट उड़ा दी थी। उन्होंने जहां से भी गोलाबारी की, हमने अपने तोप के गोले में भी जीपीएस फिट कर रखा है, हमने उनके उस अड्डे को ही उड़ा दिया, उस पोस्ट को ही उड़ा दिया। तो इसमें सहभागिता तीनों सेनाओं की थी, बीएसएफ की भी थी। एक समन्वित एकीकृत कमांड इकाई बनाई गई, तो उसके अंतर्गत यह ऑपरेशन हुआ। तो इसलिए पूर्ण युद्ध को लेकर भारत अब नहीं डरता है, और किसी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को भी अब भारत सरकार डरने वाली नहीं है। उसका कारण कि हमने ऐसा मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान कोई भी मिसाइल या कोई भी ड्रोन या कोई भी विमान भेजेगा तो हम उसको हवा में नष्ट कर देंगे, वो अपने ठिकाने तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान अब परमाणु बम भारत पर गिरा देगा, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर। आपको लगता है कि जैसे इजराइल का आयरन डोम है, वैसी स्थिति हिंदुस्तान के पास भी है, उस तरह की कैपेबिलिटीज? नहीं, हमने क्या किया कि इजराइल, रूस, फ्रांस, अमेरिका सबको पढ़ करके, सबकी स्थितियों को देख करके हमने एक बहुत बड़ा मिक्सचर बनाया है, बहुत मिश्रित बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे सबसे पहले ड्रोन को मार गिराने के लिए हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है D4, जो लेजर का है। पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा ड्रोन इसलिए छोड़े थे कि उनको लगा था कि 2000 से ज्यादा मिसाइलें भारत की खर्च हो जाएंगी, तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, उसके बाद हम मिसाइलों और विमानों से हमला करेंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हमने एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है, और D4 ने उनके लगभग 90% ड्रोन को मार गिराया। उससे जो बचे थे L-70 गन है, जो सोवियत काल की है, उससे जो विमान भेदी तो पहले विमानों को मार गिराने के लिए थी, उसका प्रयोग हमने इसमें ड्रोन को मार गिराने के लिए किया। फिर हमारी पेचोरा मिसाइल है, जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई भी ड्रोन या मिसाइल या विमान है तो उसको मार गिराएंगी। उसी में हमने एक क्विक रिएक्शन मिसाइल बनाया है, जो 40 किलोमीटर की रेंज तक अगर कोई भी मिसाइल बहुत तेजी से आ रही है तो उसको 3 सेकंड में मार गिराने के लिए वो है। एक
सैम जो एमआर सैम है उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी आकाश मिसाइल है जो 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को मार गिराने के काम आती है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दो नहीं 841 मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन जो है भारत पर छोड़े थे। दूसरी उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अगले लेवल का है वो है बराक 8 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत ने और इजराइल ने मिलकर के बनाया है और उसके उत्पादन जो है भारत में अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैदराबाद में कर रहा है। तो उसका प्रयोग जो है 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। फिर भारत की जो पृथ्वी मिसाइल थी उसको हमने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट कर, तो 125 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। उसके बाद S-400 है जो 400 किलोमीटर तक। उसके बाद हमने AAD एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो हमारी अग्नि मिसाइल है। इसका हमने कन्वर्जन करके एयर डिफेंस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर लिया है। अगर 400 से लेकर के 5500 किलोमीटर की ऊंचाई तक कोई मिसाइल आ रही है तो हम उसको वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ही मार गिराएंगे, या कोई सैटेलाइट है तो उसको मार गिराएंगे। तो हमने इस प्रकार का एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है तैयार किया है। और इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। हमने दुर्गा 1 दुर्गा 2 बनाया है युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है जो बिजली का हथियार है, इंद्र के वज्र से प्रेरणा लेकर के यह बनाया गया है। और हमने काली 300 से लेकर काली 5000 और काली 10,000 बनाया है जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी प्रत्यक्ष ऊर्जा निर्देशित हथियार ऐसा है वो बिजली का हथियार। एक साथ जैसे जब भटिंडा पर पाकिस्तान ने 9 मई की रात को 450 मिसाइलें छोड़ी थी तो उसको हमने नैनो सेकंड में काली 5000 का प्रयोग करके नष्ट कर दिया था। मैं दिल्ली में था तब तक दिल्ली की भी बिजली एक बार खींच लिया था उसने, 1.25 लाख गीगावाट बिजली छोड़ करके हमने नैनो सेकंड में। आप ये सोचिए कि चीन के 140 सैटेलाइट, भारत के 52 सैटेलाइट, अमेरिका के दर्जनों सैटेलाइट लगे थे, कोई उसका चित्र नहीं निकाल, क्योंकि उसकी गति जो है 3,84,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इतनी बड़ी गति से, जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति से मार करने वाला जो हमने हथियार बनाया, तो उसके कारण जो है उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो धरा का धरा रह गया। भारत का प्रयास यह है कि हमने जो काली 10,000 बनाया कि हम एक साथ अगर चीन से युद्ध होता है तो 10,000 मिसाइलों को और 1 लाख ड्रोन को एक साथ मार गिराएं, हम उसकी तैयारी में लगे। और 2035 तक भारत सुदर्शन चक्र परियोजना जो चला रहा है, भारत का पूरा जो धरती का इलाका है, जो समुद्री इलाका, लगभग 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास जमीन है और 22.5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास समुद्र है। तो पूरा का पूरा इलाका जो है हम कहीं कहीं सुदर्शन चक्र के भीतर लाने जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी जो बोलते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, उस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। काली के बारे में हमेशा से एक लोगों के मन में बात रहती थी कि ये बहुत ही रहस्यमय हथियार है जी, मायावी बड़ा मायावी है और ये बहुत ही चोरी छुपे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। जी, जी। लेकिन मैंने पाया कि इस तरह के हथियार जो है चीन ने भी बनाए हैं और भी दूसरे देशों ने बना लिए हैं। जी। हम ये काली जो है कब से डेवलप कर रहे हैं और कब से हम लोग इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं? काली पहले इंडस्ट्री में प्रयुक्त होता था। 2008 में जनवरी में जो रोहतांग का दर्रा है पूरा बर्फ से भर गया, तो उसको हटाने के लिए DRDO का एक वैज्ञानिक बुलाया गया था। वो काली 300 लेकर गया था। वहां पर रा का एक अधिकारी था। जब DRDO के वैज्ञानिक ने काली 300 का प्रयोग करके बर्फ को नैनो सेकंड में गायब कर दिया तो रा का अधिकारी चमत्कृत हो गया। उसने उस वैज्ञानिक से बात की कि क्या इसका हम हथियार बना सकते हैं, तो उसने कहा क्यों नहीं बना सकते। फिर रा के अधिकारी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से आपको मिलवाएंगे, और उसने प्रधानमंत्री का समय लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 2009 में समय दिया, 1 साल बाद। तो मनमोहन सिंह को इन लोगों ने समझाया कि यह पूरे विश्व का सबसे आधुनिक हथियार होगा, 2050 तक इसकी कोई काट किसी के पास नहीं रहेगी। इस पर पैसा बहुत कम लगेगा, 300 करोड़ रुपया ही लगेगा, लेकिन बिजली बहुत लगेगी, 1.25 लाख गीगावाट बिजली लगने वाली है। तो मनमोहन सिंह ने उसके लिए पैसा वगैरह सैंक्शन किया और इन लोगों ने अनुसंधान जारी रखा। पैसा मिला 2010 में और अप्रैल 2012 में काली 5000 बनकर तैयार हुई। तो काली 5000 का परीक्षण कहाँ किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस समय पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद थे। हाफिज सईद भारत को 1000 घाव देने की बात कर रहा था, मुंबई पर आतंकी हमला करके जा चुके थे। तो पाकिस्तान को लगा कि इस समय भारत में कमजोर सरकार है, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी लगातार आंदोलन चल रहे थे और सरकार को हटाने की बात चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इस समय हम सियाचिन पर कब्जा कर लें तो भारत से कश्मीर छीन सकते हैं, बातचीत में भारत को दबा सकते हैं। तो उसने सियाचिन पर कब्जे के उद्देश्य, जो सियाचिन का निचला हिस्सा है जो POK और गिलगित बाल्टिस्तान में आता है, उस जगह का नाम गयारी है। तो गयारी में बड़े पैमाने पर उसने रॉकेटों का, पहाड़ी तोप का और सैनिकों का जमावड़ा किया और छोटी दूरी की मिसाइलों का जमावड़ा किया। उसने तय किया था कि मई के अंत में जो है वह कब्जा करेगा। तो भारतीय वायुसेना ने कहा कि यहीं पर जो है काली 5000 का प्रयोग करते हैं। तो काली 5000 का प्रयोग करने के लिए 27 मई की रात जो है समय निश्चित किया गया और सुबह 3:45 बजे का समय निश्चित हुआ। तो 22 मई को भारतीय वायुसेना का विमान जो IL-76 गजराज है, उससे काली 5000 को हैदराबाद से ले जाकर के लेह में उतारा गया। फिर भारतीय वायुसेना ने सोचा कि अगर परिवहन विमान से इसको गिराएंगे तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की मिसाइलें इसको हिट कर सकती। तो पाकिस्तान की मिसाइलों से बचाने के लिए 8 सुखोई 30 MKI और 8 MiG-29 विमान बुलाए गए, क्योंकि तब राफेल नहीं था। तो उसके बाद इन लोगों ने 27 मई 2012 को उड़ान भरी और जब ऊपर गए तो मौसम इतना खराब था कि इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि भारत का सियाचिन कहाँ है और पाकिस्तान का गयारी कहाँ है। तो लोग परेशान होकर के वापस आ गए और 8:45 बजे जो है पहाड़ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है, तो धूप खिलखिलाने लगी। फिर भारतीय वायुसेना ने कहा कि हमने चूक चौहान। तो लोग गए और ऊपर। तो गाइस, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, रिएक्शन वीडियो? आप लोगों को अगर पसंद आया और बहुत अच्छी ढंग से जो आप देख रहे हैं करुणाशंकर उपाध्याय और विवेक अग्रवाल के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितनी अच्छी बातें चित हुई और आप लोगों को सुनने को मिला। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा रिएक्शन वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।